और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड की भी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से श्रद्धालुओं का एक और जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हो गया। इस दौरान बेस कैंप में श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। वो शिव जी के जयकारे लगाते दिखाई दिए। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 29 जून से हुई है और ये इस बार 19 अगस्त तक चलेगी। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संख्या 10 लाख पार कर गई। ये एक रिकॉर्ड है जिसे 1 महीने और 22 दिनों में बनाया गया है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार यात्रा का आंकड़ा 25 लाख पार हो सकता है। मानसून में भी लगातार श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं रही। सरकार की ओर से यात्रियों को पैदल मार्ग और धाम में LED टीवी के जरिए मौसम, स्वास्थ्य समेत कई तरह की अहम जानकारियां दी जा रही हैं। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में एक युवक के झरने में बहने का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दिख रहा है कि स्वप्निल धावड़े नाम के युवक ने तैरने के लिए तमहिनी घाट के झरने में छलांग लगाई। हालांकि फिर वो तैरकर दोबारा किनारे तक भी आ गया, लेकिन अचानक तेज लहरों की चपेट में आने से वो बह गया। असम के चिरांग जिले में एक हाथी के बच्चे को नदी में डूबने से बचा लिया गया। माना जा रहा है कि ये बच्चा 1 महीने का है और नदी पार करते समय झुंड के पीछे छूट गया होगा। ऐसे में जब वन विभाग को उसके बारे में जानकारी मिली तो वहाँ एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल उसे इलाज के बाद एक कैंप में रखा गया है। जल्द इसे मानस नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के 52वें जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने यूपी समेत कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान लखनऊ में SP कार्यालय के बाहर भी सेलिब्रेशन हुआ। वहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटे और लड्डू भी एक दूसरे को बांटे। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी, CM योगी आदित्यनाथ और मायावती समेत कई नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर अकेलेपन से होने वाली बीमारियों से जुड़ी है। ऐसे में सवाल है कि आपकी सेहत किन बातों पर निर्भर करती है। तो कुछ लोगों के लिए इसका सही जवाब हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकती है, तो वहीं कुछ के लिए दवा और डॉक्टर का भरोसा हो सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही सच नहीं है। तो अब इस फेहरिस्त में एक और बात जोड़ लीजिए, क्योंकि नई रिसर्च बताती है कि अकेलापन बीमारियों के खतरे को बढ़ा देता है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि परिचितों और दोस्तों की कमी या सोशल इंटरैक्शन का घटता दायरा कई तरह की बीमारियों की वजह बन सकता है। तो ऐसे में अकेलेपन से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हर इंसान को अपने जीवन में प्यार और किसी के साथ की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो सिंगल रहना चाहते हैं और किसी तरह के बंधन में नहीं बंधना चाहते। इंसान की इन भावनाओं को मशहूर शायर महमूद अयाज ने इस तरह बयां किया है। वो नहीं है न सही, तरके तमन्ना न करो, दिल अकेला है इसे और अकेला न करो। मनुष्य अकेले जिंदगी बसर नहीं कर सकता। लोगों से घुलना मिलना, उनके साथ वक्त बिताना, पार्टी करना और मिलजुल कर जश्न मनाना हमारी फितरत भी है और जरूरत भी। क्योंकि नई रिसर्च बताती है कि अकेलापन बीमारियों के खतरे को बढ़ा देता है। अकेले रहने वाले लोग खासतौर से दिल संबंधी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। अकेलापन इस कदर खतरनाक है कि तमाम देशों में अकेलेपन को बीमारी का दर्जा दिया जा रहा है। अकेलेपन से निपटने के लिए लोगों को मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराई जा रही है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की नई रिपोर्ट बताती है कि परिचितों, दोस्तों की कमी या सोशल इंटरैक्शन का घटता दायरा कई तरह की बीमारियों की वजह बन सकता है।
अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की हालिया रिसर्च पूर्व में हुई 6 अलग अलग रिसर्च का विश्लेषण है। लगभग 1 लाख लोगों पर हुई इस स्टडी में पाया गया कि जैसे ही किसी शख्स के सोशल इंटरैक्शन में कमी आती है, उसके दिल की बीमारियों से पीड़ित होने की आशंका 16% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा ऐसे लोगों में डिमेंशिया, चलने में परेशानी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ज्यादा देखी गई। रिसर्च ये भी बताती है कि अकेलेपन का असर मेंटल, फिजिकल के साथ साथ बायोलॉजिकल भी हो सकता है। अकेलेपन की स्थिति में लोगों की बॉडी उनके उम्र के मुकाबले कुछ ज्यादा ही तेजी से बूढ़ी हो सकती है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स से देखें तो सोशल इंटरेक्शन हमारे मेंटल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों से कनेक्ट होते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम होता है और हम ज्यादा खुश महसूस करते हैं। लोनलीनेस और आइसोलेशन से डिप्रेशन और एंजाइटी की चांसेस बढ़ जाती हैं, जो हार्ट हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। सोशल सपोर्ट सिस्टम्स जैसे हमारी फैमिली हो गई, हमारे फ्रेंड्स हो गए, इमोशनल कंफर्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ब्रिटिश रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स कहता है कि अकेलापन डायबिटीज जैसी भयानक बीमारी है। इससे भी उतनी ही लोगों की मौत होती है जितनी डायबिटीज की वजह से। अकेलापन हमारे सोचने समझने की ताकत को कमजोर करता है। अकेला रहना हमारी अक्लमंदी पर बुरा असर डालता है और बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता कम होती है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि जिन लोगों के दोस्त नहीं होते, उन्हें इन बीमारियों का ज्यादा खतरा होता है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन, डिमेंशिया, दिल संबंधी बीमारियां, चलने फिरने में परेशानी, न्यूरो डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एंजाइटी और डिप्रेशन। रिसर्च में जिन रिश्तों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताया गया है, इनमें सिर्फ क्लोज, इंटीमेट या फैमिली बॉन्डिंग वाले रिश्ते नहीं हैं। इनमें कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिन्हें आमतौर पर पहचान भर का रिश्ता कहा जा सकता है। रिसर्च के मुताबिक सामान्य सोशल इंटरेक्शन भी हमारी खुशियों को बढ़ा सकते हैं। मसलन पार्क में मिलने वाला शख्स, सड़क पर देखकर हालचाल पूछने वाला शख्स भी सामाजिक दायरे के साथ साथ सेहत को बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है। रिसर्च बताती है कि रिश्तों की संख्या भी सेहत को प्रभावित करती है, लेकिन इन रिश्तों और इनकी गहराई को मापना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि रिश्ते को गणित के फॉर्मूले में बांधना संभव नहीं। ऐसी स्थिति में सोशल नेटवर्क इंडेक्स काम आ सकता है। सोशल नेटवर्क इंडेक्स ये बताता है कि कोई शख्स सोसाइटी, परिवार और रिश्ते में कितनी अलग अलग भूमिकाएं निभा रहा है। यानी इंसान जितना ज्यादा सोशली एक्टिव होगा, उसका सोशल नेटवर्क इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा और इसके बीमार पड़ने की आशंका उसी के अनुसार कम होती जाएगी। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की माने तो बिना तन मन को थकाए अच्छे सामाजिक रिश्ते बनाए जा सकते हैं। यानी अच्छी सेहत के लिए ये रिश्ते बेहद जरूरी हैं। आइसोलेशन से न केवल कार्डियक एंड ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज बल्कि न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो बेटर है कि हम थोड़ा सा खुद को सोशलाइज करें, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर तो थोड़ा साइलेंट सोशलाइजिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको एक्टिव इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप एक पर्पज़ है उसके लिए आप वहाँ पर जा रहे हैं, आप वो करिए, वापस आ जाइए। तो आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपना एक वीकली रूटीन, एक अपना डेली रूटीन बना सकते हैं, जिसमें आप खुद को एक्टिव और हेल्दी रख सकते हैं। आइसोलेशन इज नॉट हेल्दी। माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, पार्टनर, बच्चे, ऑफिस कलीग, सोशल ग्रुप, पड़ोसी, सोशल मीडिया फ्रेंड। वहीं इसके उलट ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकेले रहने की वकालत करते हैं। अमेरिकी लेखिका एनेली रूफस ने तो बाकायदा पार्टी ऑफ वन, द लोनर्स मैनिफेस्टो के नाम से किताब लिख डाली है। वो कहती है कि अकेले रहने के बहुत से मजे हैं। आप खुद पर फोकस कर पाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा पाते हैं और लोगों से मिलकर फिजूल बातें करने या झूठे हंसी मजाक में शामिल होने से बेहतर है अकेले वक्त बिताना। कहीं ना कहीं एक एंजाइटी आने लगती है और उस एंजाइटी की वजह से, जिसमें एक स्ट्रेस भी किसी तरह का शामिल रहता है, हमारा रूटीन डिस्टर्ब होता है, जिसमें हमारी स्लीप अफेक्ट हो सकती है, एपेटाइट अफेक्ट हो सकती है। उसके अलावा हमारी एनर्जी भी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि हम अकेले हैं, हम किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, तो स्टैमिना, हमारा एनर्जी वो भी कम हो जाता है। और साथ में इसके एक जो अगर हम लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन जो हेल्दी होता है, वो कंपटीशन से भी हम खुद को अलग रख रहे हैं। बात जब लोगों से घुलने मिलने की आती है तो सोशल मीडिया को एंटी सोशल एलिमेंट के बतौर देखा जाता है, जो लोगों को समाज और रिश्तों से दूर आभासी दुनिया में अकेला कर देता है।
लेकिन अगर माइंडफुल होकर इसका इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया अकेलेपन को दूर कर सकता है। लिहाजा अकेलेपन से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए और बचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी। दुनिया के सबसे पावरफुल गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक सेबेक्स-2 का सफल टेस्ट। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का भारतीय संस्कार की झलक दिखाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो अपने भाई और परिवार के दूसरे सदस्यों के पैर छूते नजर आए। दरअसल रविवार को उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया था। इसके बाद सोमवार को साउथ ब्लॉक में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर उन्होंने धर्मगुरुओं से भी मुलाकात की, साथ ही उनका और परिवारजनों का आशीर्वाद लिया। वहीं इसके बाद वो नेशनल वॉर मेमोरियल भी गए, जहां उन्होंने जांबाजों को सलाम किया। नए आर्मी चीफ ने भी कमान संभालने के बाद साफ किया कि भारतीय सेना हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान का अवसर है कि मुझे भारतीय थल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समाजसेवी मेधा पाटकर को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 5 महीने की सजा सुनाई। ये मामला 24 साल पुराने मानहानि केस से जुड़ा है। दरअसल दिल्ली के मौजूदा उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मेधा पाटकर पर मानहानि का केस किया था। इसी मामले में कोर्ट ने कहा था कि ये साफ हो गया है कि आरोपी मेधा पाटकर ने सत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए वीके सक्सेना के खिलाफ गलत जानकारी के साथ आरोप लगाए। वैसे मेधा पाटकर को अदालत ने सजा के बाद 1 महीने की जमानत भी दे दी है। दिल्ली में एक बार फिर से हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक राजधानी में ऐसा ही मौसम रहेगा। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उधर पूर्वोत्तर के राज्यों मेघालय, असम, त्रिपुरा में भारी बारिश होगी। वहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के करनाल में बारिश के बीच सड़क बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो नमस्ते चौक के पास का है। इसमें दिख रहा है कि कुछ मजदूर तारकोल से सड़क बना रहे हैं, जबकि ऊपर से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद सरकार ने सफाई दी कि हो सकता है कि ये सड़क पहले बन रही थी, फिर बारिश आई हो और तभी किसी ने वीडियो बना लिया हो। फिलहाल सरकार ने इस मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। जब सड़क बन रही थी उस टाइम बारिश आ गई और उसी टाइम विजुअल ले लिया गया, लेकिन बरसात के अंदर काम रोक दिया गया और उसके बाद काम आगे नहीं बढ़ रहा, तो इसमें कोई भ्रष्टाचार वाली कोई बात नहीं। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से एक पुल के नदी में बहने का वीडियो सामने आया। ये तस्वीरें कुरुंग कुमे जिले की है, जहां भारी बारिश से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया और वो अपने साथ पुल को बहा ले गई। ऐसे में अब चीन सीमा के पास इस इलाके का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कट गया। कुरुंग कुमे ही नहीं बल्कि राज्य के दूसरे जिलों में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा में पहली बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर राहुल ने जो टिप्पणी की उससे सत्ता पक्ष को उन्हें घेरने का मौका मिल गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी को राहुल के भाषण के बीच में उठना पड़ा और कहना पड़ा कि हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। साथ ही राहुल ने नीट, मणिपुर और किसान, साथ ही अग्निवीर के मुद्दे को भी उठाया। राहुल के भाषण से सत्ता पक्ष की हालत ये हो गई कि कई केंद्रीय मंत्रियों को बीच बीच में राहुल का विरोध करने के लिए उठना पड़ा। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं करती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते। गांव की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। आप उन्हें आतंकवादी कहते हो।
स्टेटमेंट कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहस की शुरुआत की और संविधान के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में तमाम धर्मों का नाम लिया, लेकिन हिंदुओं को लेकर उनके एक बयान पर बवाल मच गया। उनके इस बयान पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आपत्ति जताई। अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी के इस बयान पर कांग्रेस बैकफुट पर है। बीजेपी राहुल से माफी की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस सफाई दे रही है कि राहुल का ये बयान हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को लेकर है। राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। राहुल गांधी ने लोकसभा में एमएसपी का भी मुद्दा उठाया और किसानों को लेकर सरकार को घेरा। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमएसपी को लेकर राहुल सदन को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून है। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। जब राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि सरकार किसानों को आतंकवादी कहती है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा यह आरोप सरासर गलत है और स्पीकर को ऐसे गलत बयानी पर हस्तक्षेप करना चाहिए। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। ये विपक्ष के नेता है ना के पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जवानों के बीच सरकार भेदभाव पैदा कर रही है। इसका जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। लोकसभा में राहुल गांधी ने मणिपुर और नीट के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। कहा कि सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई गरीबों की पहुंच से दूर कर दिया है।
प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। परीक्षा नहीं है। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा के दौरान अग्निवीर, भूमि अधिग्रहण बिल, किसान बिल और नीट पर जो कुछ भी बोला, उस पर स्पीकर ओम बिरला तथ्यों की जांच के आदेश दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में उछाल रही। सेंसेक्स 443 अंक उछलकर 79,476 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 131 अंकों पर चढ़ा। ये 24,142 पर पहुंच गया। आईटी, बैंक और ऑटो समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया, यानी अभी भी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 72,350 रूपए पर स्थिर है। वहीं चांदी 200 रूपए महंगी हुई। इसके साथ ही अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 90,300 रूपए पर पहुंच गई। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने एक्स पर अपनी सबसे ताकतवर गाड़ी टेस्ला साइबर ट्रक का वीडियो शेयर किया है और बताने की कोशिश की है कि ये गाड़ी कितनी मजबूत है। वीडियो में दिखाया गया है कि इस पर कई तरह से चोट की जाती है, लेकिन गाड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, जिसे स्टेनलेस स्टील से तैयार किया गया है। लॉन्चिंग के समय से ही ये गाड़ी काफी चर्चा में रही है। बाइक निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड अपनी नई मोटरसाइकिल गुरिल्ला 450 को बार्सिलोना में लॉन्च करेगी। कंपनी के मुताबिक इसे 17 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। माना जा रहा है कि बार्सिलोना के बाद इसे भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों में भी लॉन्च किया जाएगा। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कहते हैं कि कला ईश्वर की देन होती है, जो एक कलाकार को औरों से अलग करती है। बिहार के जमुई जिले का एक युवा मूर्तिकार भी इन दिनों चर्चा में है, जिसे देश के दर्जन भर से ज्यादा राज्यों से खास मूर्तियां बनाने का ऑर्डर मिला है। मिट्टी को मूर्त में ढाल देना आसान नहीं होता, और एक ऐसी मूर्ति गढ़ना जिसमें हूबहू किसी की छवि झलके, जो एक कहानी कह जाए, ये बड़ी कलाकारी का काम है। लेकिन वो लोग इसे बखूबी कर लेते हैं जो इसकी बारीकियां जानते हैं। बिहार के जमुई जिले के छोटे से गांव जामू खरैया का ये युवा कलाकार भी इस फन में माहिर है। नाम ब्रिजू है। पिता बीड़ी मजदूरी का काम करते हैं। पढ़ने में तेज थे, सो बचपन में नवोदय विद्यालय में चयन हो गया। 12वीं तक की पढ़ाई वहीं से की और वहीं इनका मूर्ति कला की दुनिया से परिचय भी हुआ। वहाँ के आर्ट टीचर से इतने प्रभावित थे कि मिट्टी और रंगों से भी प्यार कर बैठे। वहाँ से 12वीं करके लौटे तो इसी में करियर बनाने का फैसला ले लिया और बीएचयू में फाइन आर्ट विषय लेकर आगे की पढ़ाई शुरू की और गोल्ड मेडल भी हासिल किया। गोल्ड मेडल से हौसला अफजाई हुई और जीवन का लक्ष्य भी तय हो गया। जब मैं 14 में पास आउट हुआ नवोदय से, तो मेरे मन में आया कि मैं सारे यूनिवर्सिटी पहले विजिट करूं। शांति निकेतन गया, डीयू गया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया गया, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो शांति निकेतन में थोड़ा सा वहाँ पे एक सीनियर मिल गए थे। आप समझिए मैं पेंटिंग का बहुत शौकीन था। वो बहुत सारे पेंटिंग पहले मैं करता था, कैलेंडर का हूबहू नकल करना, किसी का पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाना। तो जब मैं शांति निकेतन गया था घूमने, तो वहाँ पे एक वीर नाम करके स्टूडेंट मिले थे। वो काफ़ी सीनियर थे, वो मास्टर्स कर रहे थे वहाँ पे और पटना आर्ट कॉलेज के प्रोडक्ट थे, पटना से बैचलर किए थे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया इन फ्यूचर जो स्कोप है वो स्कल्पचर का रहने वाला है। उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात क्लिक किया कि अगर हम फाइन आर्ट करूंगा तो स्कल्पचर से पढ़ाई।
आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि ब्रिजू डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देख पाते। वहीं दूसरी तरफ कला ब्रिजू को इनाम दे रही थी, पहचान दे रही थी और इनका मन भी इस काम में खूब लगता था। सो इन्होंने अपनी इस प्रतिभा को ही तराशना शुरू कर दिया। झारखंड के लिए बिरसा मुंडा की 8 फीट ऊंची मूर्ति बनाई है, जो गोड्डा में जवाहर नवोदय विद्यालय में लगेगी। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे की प्रतिमा भी लगभग बनकर तैयार है, जिसका ऑर्डर महाराष्ट्र से मिला है। ब्रिजू के मुताबिक झारखंड सीएम हाउस के गेट पर लगी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की मूर्ति भी इन्होंने ही बनाई है। मैं जब बैचलर कंप्लीट हुआ तो तब तक मेरे माइंड में था कि मैं जॉब ही करूंगा, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, रिक्वायरमेंट था, आस पड़ोस वाले सब जॉब कर रहे हैं, मेरे दिमाग में पूरा बना था। तो जब 2 साल पहले मास्टर करने लगे तो मास्टर्स का लास्ट ईयर में मेरे दिमाग में, क्योंकि ये 2 साल मेरे जो था ना, पूरे देश भर का लोग हमको अप्रोच करने लगे काम को लेके, बड़े पब्लिक प्लेस पे, मतलब सीएम हाउस में लगना, शहीदों का पोर्ट्रेट लगना और MP MLA मतलब जिनके मदर फादर है, इस टाइप का, या तो कोई भी क्रिएटिव काम है या कोई सीनियर हमको अप्रोच करने लगे, इसका काम अच्छा है, तो वो सीनियर उनको काम नहीं आता था, हमको ले जाते थे, लेकिन नाम उनका होता था। तो फिर मेरे मन में मास्टर्स फाइनल ईयर में ये आया कि मुझे जॉब नहीं करना। कला में करियर बनाने की जिद धैर्य भी मांगती है, क्योंकि इस क्षेत्र में पहचान बनाने में वक्त लगता है और आर्थिक मजबूती के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ब्रिजू ने हिम्मत नहीं हारी, शिद्दत से कला की साधना में जुटे रहे और बेहद कम वक्त में ही अपनी पहचान बना ली। देश भर से बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने का उन्हें ऑर्डर मिल रहा है, जो असल में उनकी कला का सम्मान है। जमुई से राकेश कुमार सिंह, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश में लागू नए क्रिमिनल कानूनों की। देश में ब्रिटिश राज में अंग्रेजों के बनाए कानून लगातार बदले जा रहे हैं। अब सरकार ने क्रिमिनल कानूनों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। देश में आज यानी कि 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए, जिन्होंने ब्रिटिश काल से चले आ रहे IPC और CRPC की जगह ले ली है। अब भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की जगह BNS यानी भारतीय न्याय संहिता ने ली है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की जगह BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गई है। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह BSA यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। BNS में 358 धाराएं हैं, इसमें 21 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 41 अपराधों के लिए कारावास की अवधि बढ़ाई गई है। 82 अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है और 6 अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा शुरू की गई है। BNSS में कुल 531 धाराएं हैं, जिसमें 177 धाराओं में बदलाव, 9 धाराएं और 39 उप धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराएं हटाई गई हैं। वहीं BSA में 170 धाराएं हैं, इनमें 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नई उप धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराएं हटाई गई हैं। नए कानूनों में ऑडियो वीडियो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच को अहमियत दी गई है। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 FIR दर्ज करा सकेगा। इसके बाद जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा। हत्या, लूट या रेप जैसी गंभीर धाराओं में भी EFIR दर्ज हो सकेगी। वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दे सकेंगे। FIR के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी जरूरी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला देना होगा। फैसला दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। धारा 65 के तहत 16 साल से कम आयु की पीड़ित से दुष्कर्म किए जाने पर 20 साल का कठोर कारावास, उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक नए क्रिमिनल कानून के तहत ग्वालियर में बाइक चोरी का पहला केस दर्ज किया गया है। हमें बहुत खुशी है संजय जी कि कम से कम 150 साल के बाद ये कानून बदले गए। कानून में अच्छी बात यह है कि FIR की एक टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है और FIR कराने के लिए आपको थाने का चक्कर नहीं लगाना है, हवलदार के पीछे नहीं घूमना, थानेदार के पीछे नहीं घूमना, आप बैठे बैठे कर सकते हैं। एक और भी अच्छा हुआ है कि मान लीजिए आपके साथ कोई दुर्घटना बंगाल में होती है और आप बंगाल से डर के मारे भाग आते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में आके भी FIR करा सकते हैं और दिल्ली में आके भी FIR करा सकते हैं। वहीं उसी राज्य में रह के FIR करना जरूरी नहीं है। जांच करने की भी जो पुलिस जांच करती है उसकी भी टाइमलाइन फिक्स हो गई है और पुलिस को अब मदद मिलेगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एविडेंस मान लिया गया। व्हाट्सएप की चैटिंग, इंस्टाग्राम की चैटिंग, टेलीग्राम की चैटिंग, व्हाट्सएप कॉल,
फेसबुक कॉल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे उसको भी एविडेंस मान लिया गया, तो पुलिस के लिए जांच करने में आसानी हो जाएगी। एक जो और अच्छी बात ये हुई है कि चार्जेस फ्रेम करने की टाइमलाइन फिक्स कर दिया। जज साहब ऐसा नहीं कि 2 साल सुनवाई करते जा रहे हैं फिर चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। जज साहब के लिए टाइमलाइन फिक्स हो गई कि आपको हर हालत में चार्ज फ्रेम करना है। मुकदमा खत्म होने के बाद जजमेंट रिजर्व करने के बाद भी अनलिमिटेड टाइम नहीं रहा, अब आपको 45 दिन के अंदर फैसला भी सुनाना है। किसी के प्रेशर से, दबाव में या पैसे लेकर जो झूठी गवाही दे देते थे, अब ये मौका, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है भारत सरकार ने कि वो उनको मौका नहीं मिलेगा। अगर किसी ने क्राइम करा है तो उसको जल्दी ही उसको पनिशमेंट मिलेगा। और कम ज्यादा, कई बार हमारे कुछ वकील साहब या पॉलिटिशियन ये चीज कहते हैं कि जी इसमें फलाने दफा में तो कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है, ये चीज तो कोर्ट भी नहीं देखेगी जो चैलेंज करा जा रहा है। ये कहना कि जी उस टाइम पार्लियामेंट के आदमी सस्पेंशन में थे, ये बात कोई मटेरियल नहीं है। आज आपको ये प्रूव करना है कि ये इसमें गलत क्या है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, लॉ एज अ लॉ स्टूडेंट तो अब आपको आईपीसी और बीएनएस दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। जी हमें दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। पुराने सेक्शंस को अब थोड़ा थोड़ा साइड करके नए सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। थोड़ा मुश्किल होगा पर हाँ हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। कहीं ना कहीं हम सब ने देखा कि ज़रूरत तो इन कानून की थी, और कानून के अलावा ये एक भारत देश का संदेश है कि ये देश और भारत की न्याय व्यवस्था अब तैयार है अपने आप को बदलने के लिए। जो इतने पुराने कानून थे उनको हमने बदलकर ये साबित किया है कि हाँ अब हमने खुद को डेवलप कर लिया है। और परेशानियां तो आएंगी 5 साल से, या जो भी एक लॉ स्टूडेंट है, हमने शुरुआत से आईपीसी और सीआरपीसी एविडेंस को पढ़ा है। अब ये एक्ट बदले हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन हम सब तैयार हैं इस चीज के लिए। अगर दिक्कत की बात की जाए तो दिक्कत कैसी होने वाली है? देखिए दिक्कतें कई तरह की होने वाली है, क्योंकि इस कानून से बहुत सारे मतलब फंडामेंटल चेंजेस होने वाले हैं, जिसके लिए हमारा सिस्टम अभी तक वेल डेवलप्ड नहीं है। और टेक्नोलॉजी को लेकर भी, और लोअर जुडिशरी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, और पुलिस की नो हाउ को देखते हुए बहुत सारे चैलेंजेस हैं वो फेस करने होंगे पूरे सिस्टम को। हालांकि ये कानून समय की जरूरत थी, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं स्टेक होल्डर्स की कंसिडरेशन लेकर के। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पिनल से न्याय का नाम कर देना ही सही नहीं है। कहीं ना कहीं इसके प्रोविजन सेम हैं, जैसे कि आईपीसी का 124A सेडिशन था, सेम चीज को आप उसको रिप्लेस करके बीएनएस में 152 में ले गए और सिर्फ आपने सोवरेनिटी ऑफ इंडिया को वहाँ पे डिफाइन रख दिया। नाउ जो पर्सन वहाँ पे 124A में आ रहा था, सेम पर्सन 152 में भी उसको आप ले सकते हैं। तो सिर्फ आप ये कह दें कि आपने पिनल से न्याय कर दिया तो ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। द प्रोविजन शुड हैव चेंज्ड अ लिटिल इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एज ए स्टूडेंट ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं कि आप दोबारा पुराना लर्न करो देन नया लर्न करो, बट आई थिंक इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म इनकन्वीनियंस, बिकॉज जिस तरीके से टेररिज्म, ऑनर किलिंग्स और इन सब बड़े मैटर्स के ऊपर, सोशल मैटर्स के ऊपर लॉज चेंज हुए हैं, आई थिंक लॉन्ग रन में ये एज अ कंट्री, एज अ होल के लिए बहुत बेटरमेंट है। मुश्किल तो खैर सबके लिए ही है, पर एक तरीके से हमारा लॉ जो चेंज हुआ है तो ब्रिटिशर्स के टाइम से जैसे ये चलता आ रहा था, तो ये एक तरीके से हमारे देश को दिखा रहा है कि हाँ अब हमारा देश अपने आप आगे बढ़ रहा है, अपने जो नए लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और कॉलोनाइजेशन कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है कि हम कॉलोनाइजेशन से बहुत ऊपर उठकर अपनी जो हमारी जो लॉ को है हम उसको स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं यहाँ पर। और नए तरीके के क्राइम्स जैसे कि फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज, ये सब कुछ भी बहुत इसमें ऐड हुआ है। तो ये भी आजकल जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो क्राइम करने के तरीके भी बढ़ रहे हैं, तो क्राइम करने के तरीके बढ़ रहे हैं तो सजा देने वालों के लिए भी नए तरीके आने चाहिए, तो वो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है ये। सोशल मीडिया पर आने वाले नकली विज्ञापनों से बचने की सलाह। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। सरकार ने सोशल मीडिया पर आने वाले नकली विज्ञापनों से बचने की सलाह दी। गृह मंत्रालय से जुड़े साइबर दोस्त नाम के पोर्टल पर इस बारे में जानकारी भी साझा की गई। इसमें शेयर मार्केट में ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देने वालों से सतर्क रहने को कहा गया। बताया गया कि ये ठग ऐसे विज्ञापनों में नामी हस्तियों की तस्वीरें लगाकर आम लोगों को अपने झांसे में लेने की कोशिश करते हैं। नासा ने सोशल मीडिया पर एक आइलैंड की तस्वीर शेयर की। इसे ट्रिस्टन डा क्यून्हा नाम दिया गया है। दावा है कि आइलैंड दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच दुनिया के सबसे दूर दराज हिस्से में है। इसमें लोगों से ज्यादा पक्षी रहते हैं। ये तस्वीर लैंडसैट 9 सैटेलाइट की ओर से खींची गई है।
फेसबुक की मूल कंपनी मेटा जल्द ऑस्ट्रेलिया में न्यूज कंटेंट पर रोक लगा सकती है, यानी आने वाले समय में ये संभव है कि वहाँ फेसबुक पर कोई न्यूज न दिखे। मेटा ने साफ किया कि उसे लाइसेंसिंग फीस देने को लेकर सरकार दबाव न बनाए। चीन में टेस्टिंग से पहले ही गलती से रॉकेट लॉन्च। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गुजरात के सीएम दफ्तर ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की। दरअसल उसे दोबारा ISO सर्टिफिकेट मिला। वो लगातार 5 बार ये सर्टिफिकेट हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया। ये सर्टिफिकेट हर 3 साल बाद दिया जाता है। गुजरात को साल 2009 से ये सर्टिफिकेट मिल रहा है। तब नरेंद्र मोदी वहाँ के सीएम थे। अब मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी ये सम्मान मिलने पर खुशी जताई और सीएम दफ्तर के कर्मचारियों को इसके लिए बधाई दी। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग और दूसरे जिलों में बाढ़ से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है, लेकिन इस बीच असम राइफल्स के जवान वहां के बाशिंदों के लिए देवदूत बन गए हैं। वो नाव और दूसरे तरीकों से प्रभावितों की मदद में जुटे हैं। असम राइफल्स के जवान बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर दूसरी जगह ले जा रहे हैं। साथ ही राहत कैंप में खाना भी दिया जा रहा है। न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।